नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस सेशन में देखेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित यानी जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस सेशन में कुल 30 प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। वैसे बेसिकली ये जो सेशन है ये जेएसएससी सीजीएल के लिए है, लेकिन हर किसी एग्ज़ाम में जीएस है, इसीलिए ये सेशन सबके लिए, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। एक तरफ दिया है देश का नाम और दूसरी तरफ दिया है सीमा की लंबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा की लंबाई दिया है इस प्रश्न में 4056.7 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन क्या है, बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है 4000, कुल कितना भारत के साथ सीमा साझा करते हैं 4096.7 होगा। ठीक है, 96। ठीक है, 4096.7, ये याद रखिएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है, असत्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिलीपींस के मायोन ज्वालामुखी से लावा निकलना शुरू हुआ है, जिसमें लगभग 18,000 लोगों को आपातकालीन आश्रयों में शरण लेनी पड़ी। फिलीपींस की मुद्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसो। फिलीपींस की मुद्रा पीसो है तथा इसकी राजधानी क्या है, कहाँ है, मनीला इसकी राजधानी है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की पहली जानवरों के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। निम्नलिखित में से भारत की पहली जानवरों के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनकोवैक्स। भारत की पहली जानवरों के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन का नाम है एनकोवैक्स। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत में कुल कितने पदक जीते। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण 6, रजत 12 और कांस्य 9, कुल मिला के 27 पदक थे। थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित सुफा चलासाई नेशनल स्टेडियम में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय एथलीटों ने कुल 27 पदक जीते, जिसमें स्वर्ण 6, रजत 12, कांस्य 9 पदक शामिल थे। भारत चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर रहा। भारत कौन से नंबर पे था, तीसरे नंबर पे था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में हैं। अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नंबर 5। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, फारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को क्या कहा गया है। फारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को क्या कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद। फारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए स्क्रीन पर, बजट 2023-24 में घोषित अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है। ठीक है, बजट 2023-24 में घोषित अमृत धरोहर योजना किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन में वृद्धि करना है। इसीलिए इस प्रश्न के हिसाब से ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने कराया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची की कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन भारतीय कर्मियों को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। किन भारतीय कर्मियों को WHO हेल्थ ग्लोबल लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है।
तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशाकर्मी। आशाकर्मी हो जाएगा। भारत के आशा वर्कर यानी आशाकर्मी को WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 में दिया है ऑपरेशन और सूची 2 में दिया है संस्था। सूची 1 में ऑपरेशन के नाम दिए हैं और सूची 2 में संस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका कोड के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना का संबंध किससे है, भारतीय सेना से है, ये याद रखिएगा। और ऑपरेशन मेघ चक्र, इसका संबंध किससे है, CBI से है। ठीक है, CBI से है ऑपरेशन मेघ चक्र। और ऑपरेशन देव शक्ति, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है विदेश मंत्रालय से। और ऑपरेशन नारकोस, इसका संबंध है रेलवे सुरक्षा बल। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, ये रहा, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ये प्रश्न, ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से पुर्तगालियों ने कब गोवा पर कब्जा किया था, 1510 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। उस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है। निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र द्वैध शासन की स्थापना किया गया था तथा प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। केंद्र पर द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, उसके बाद प्रांतों से जो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थान के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है। कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थान के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे और सामान्य बजट। कटौती प्रस्ताव को रेलवे और सामान्य बजट के उपस्थान के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 15 नंबर का, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BN राव। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन इसमें कुल 9 सदस्य थे। BN राव भारतीय संविधान के सलाहकार थे, इसीलिए प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे कौन, BN राव। दोस्तों अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न है देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। शब्द धर्मनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका के एक अंश था। भारत के संविधान के उद्देशिका संविधान का एक अंश है। धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी
शब्द को उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद जैसे शब्द को उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द धर्मनिरपेक्ष एवं उद्देशिका का एक अंश था। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए इसमें सुमेलित करना होगा। ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनेरी परियोजना केरल। मनेरी परियोजना उत्तराखंड तथा इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में है। और मनेरी परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में। इसे लेकिन यहाँ क्या दिया है? केरल दिया है। और इडुक्की परियोजना केरल में है, इसलिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए बुलक कैपिटलिस्ट यानी बेल पूंजीपति किसे कहा जाता है? बुलक कैपिटलिस्ट यानी बेल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है। उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किससे? थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, जिसमें 597 वस्तुओं की गणना की जाती है। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1998। कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड की स्थापना 1998 में की गई थी। अगला 21 नंबर का प्रश्न है, वो दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आपातकालीन ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इससे राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, रेपो रेट। रेपो रेट वो दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का, इसमें थोड़ा सा आप इसको सुमेलित नहीं है कीजिएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है कीजिएगा, यहाँ सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से देश और उनकी राजधानी के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बाकी सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, स्लोवेनिया का ठीक है लुजबलजाना है, और लक्समबर्ग ही है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया है, यही याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। और केनिया की राजधानी नैरोबी है, इसीलिए यहाँ पे हम नहीं किए। ठीक है, सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, सचिन 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक हैं। सचिन 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन होगा? बोरिया मजुमदार। सचिन 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक बोरिया मजुमदार हैं। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किस समिति ने प्रस्तुत की है? भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना किस समिति ने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए 1957 में 1957 ठीक है, ये याद रखिएगा, में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। दोस्तों अगर ये सेशन आपके लिए मददगार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इससे आपका कोई लॉस नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका स्क्रीन पर
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। 1897 का विद्रोह के क्रम में सूची 1 और सूची 2 का सही सुमेलित करें। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का चयन करें। ठीक है, तो देखिए ये दिया है, तो इसका राइट आंसर अगर बोला जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए पाबना विद्रोह हुआ था 1873 से 1885 के बीच में, और एका विद्रोह हुआ था 1922 के बीच में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में, और ताना भगत विद्रोह हुआ था 1914। ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये VVI क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर का। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? विधि के समक्ष समता दिया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवासी, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध ये दिया हुआ है। और अनुच्छेद 16 में दिया है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। और अनुच्छेद 17 में दिया है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में दिया है उपाधियों का अंत। ये चीज़ दिया है। इसी हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा SDG 6। ठीक है, SDG 6 सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और उसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लेपुलेख उत्तर प्रदेश ये सुमेलित नहीं है। देखिए लेपुलेख जो दर्रा है, ये दर्रा के बेसिकली ये सब क्या है? दर्रा के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ये दर्रा के नाम दिए हुए हैं। जैसे सिपकीला ये हिमाचल प्रदेश में है, और लेपुलेख उत्तर प्रदेश में ये है नहीं है। ठीक है, लेपुलेख दर्रा कहाँ है? भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। पहले ये उत्तराखंड में स्थित, पहले ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में। जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तो उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेपुलेख ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है, इसीलिए ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथ। ठीक है, भागीरथी होगा। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। याद रखिएगा, चोराबाड़ी ताल से निकलती है मंदाकिनी नदी। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है, और उसके बाद बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, ये मंदाकिनी नदी। तो ये थे मंदाकिनी नदी से संबंध। ठीक है, प्रमुख पॉइंट्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। अगला ये नेक्स्ट देखिए, ये 30 नंबर का प्रश्न है। ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखिए भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। जलोढ़ मृदा मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है। जलोढ़ मृदा ये किससे बनी है? हिमालय के निक्षेपों से बनी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये सेशन आपके लिए अगर मददगार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से
ये कहना चाहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए और जल्दी से सफल होइए तथा ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।